एक ऐसा खिलाड़ी जिसके रैकेट ने ना जाने कितने रिकॉर्ड्स को बनाया और तोड़ा था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके खेल ने पूरे देश को रोमांचित कर दिया था। एक ऐसा खिलाड़ी जिससे दुनिया भर में बैडमिंटन का अगला बड़ा सुपरस्टार माना जा रहा था। लेकिन उसकी एक गलती ने ना सिर्फ उसके करियर को बल्कि उसके पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसने सपने तो बड़े देखे थे, लेकिन वो सपने अधूरे रह गए। ये कहानी है सैयद मेहदी हसन जैदी की, एक ऐसा सितारा जो चमकने से पहले ही टूट गया। खेलों की दुनिया में हम अक्सर जीत का जश्न मनाते हैं। हम उन चैंपियनों की बात करते हैं जिन्होंने हालातों को मात देते हुए फतह हासिल की। लेकिन हर कहानियों का अंत ताली से नहीं होता। कुछ कहानियों का अंत नफरत और गोली के साथ भी होता है। आज हम याद करेंगे एक ऐसे सितारे की जिसने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, जिसके खेल ने सुनहरे अक्षरों में उसके नाम को अमर कर दिया, मगर उसकी विदाई काफी हद तक दर्दनाक तरीके से हुई। ये कहानी है सैयद हसन मेहदी जैदी की, जिनको हम सैयद मोदी के नाम से जानते हैं। सैयद मोदी का जन्म 31 दिसंबर 1962 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। सैयद 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनके पिताजी एक शुगर मिल फैक्ट्री में काम किया करते थे। अब इतनी बड़ी फैमिली को चलाना किसी एक व्यक्ति के लिए तो आसान नहीं होता है। इसलिए जब सैयद स्कूल जाना शुरू किए, तब उनके बड़े भाई भी काम करना शुरू कर दिए, जिससे वो घर की आर्थिक स्थिति को संभाल सके। सैयद बचपन से ही खेल कूद में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन खेल कूद में उनका सबसे पसंदीदा स्पोर्ट था बैडमिंटन। वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, मगर खेल कूद में हमेशा वो अव्वल आते थे। उनके इसी इंटरेस्ट को देखते हुए उनके बड़े भाइयों ने उनको कोचिंग देना शुरू किया और उनको काफी हद तक सपोर्ट किया। सैयद के घर वालों को सैयद से बहुत उम्मीदें थी कि वो आगे जाकर कुछ बड़ा काम करे, जिससे उनके परिवार के जो इतने सालों के परिश्रम को आखिर में विश्राम मिल सके। स्कूल में जब सैयद मोदी का एडमिशन हुआ था, तब उनका नाम रजिस्टर में गलती से सैयद मेहदी की जगह सैयद मोदी लिखा गया, जिसको उन्होंने बाद में बदलने की भी सोची नहीं, और वो नाम उनकी पहचान बन के रह गया। 1976 में बस 14 साल की उम्र में सैयद मोदी ने जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया था। वो उस वक्त के सबसे यंगेस्ट जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन बने थे। उसके बाद 1978 के एशियन इनविटेशनल चैंपियनशिप में सैयद मेंस डबल्स में खेलते हैं अलॉन्ग विद द लेजेंडरी प्रकाश पाडुकोन, और वो दोनों उस वक्त फाइनल तक का सफर तय करते हैं, जो उस वक्त बहुत बड़ी चीज थी कि एशिया लेवल में जो है इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेशन हो फाइनल में। वहां पर वो हार तो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं उस जीत ने सैयद को काफी फेम दिया था। लेकिन इस टूर्नामेंट के दौरान एक ऐसी चीज भी हुई जो सैयद मोदी की जिंदगी को आने वाले वक्त में बदलने वाली थी। वो क्या था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर 1980 में सैयद मोदी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तब वो सिर्फ 18 साल के थे और वो उस वक्त के सबसे यंगेस्ट नेशनल बैडमिंटन चैंपियन बन चुके थे, और ये बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी थी मीडिया में, क्योंकि इतनी कम एज में इतना बड़ा टाइटल हासिल करना एक बहुत बड़ी चीज थी। और वो साल कहीं ना कहीं बैडमिंटन की हम बात करें, स्पेशली इंडियन बैडमिंटन की, तो बहुत ही क्रूशल ईयर गया था, क्योंकि उसी साल को द लेजेंड प्रकाश पाडुकोन सर ने ऑल इंग्लैंड का टाइटल अपने नाम किया था, और वो पहले इंडियन बने थे जिन्होंने वो प्रेस्टिजियस टाइटल अपने नाम किया हो। तो एक तरीके से बैडमिंटन चर्चे में था 1980 के टाइम में। और जब सैयद मोदी की ऐसी न्यूज आई कि भाई उन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब इतनी कम एज में जीता, तो काफी लोग जो थे इस गेम से एसोसिएट होना चाहते थे, जिसके चलते इस गेम की पॉपुलैरिटी भी काफी हद तक बढ़ी। इसके बाद आता है साल 1982। ये साल सैयद मोदी के लिए सबसे बढ़िया साल रहा उनके करियर का, जब उन्होंने पहले तो कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वो दूसरे इंडियन शटलर बने जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड अपने नाम किया था। उसके बाद एशियन गेम्स में ही क्रिएटेड अनदर हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन शटलर टू विन अ मेडल एट द एशियन गेम्स, जब उन्होंने
सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था उस एशियन गेम्स के दौरान। उसी एशियन गेम्स में उन्होंने टीम इवेंट में भी जो था मेडल्स जीते थे। उस साल में अगर हम देखें तो सैयद ने कुछ और भी इंटरनेशनल लेवल में टाइटल्स जीते, और आने वाले साल में भी हमने देखा कि वो कई सारे टाइटल्स अपने नाम कर चुके थे। सैयद ने 1980 से 1987 के बीच सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप को डोमिनेट करते हुए 7 कंसेक्यूटिव टाइटल्स अपने नाम किए थे, और वो उस वक्त का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, क्योंकि इन नेशनल चैंपियनशिप्स के दौरान उन्होंने कई बार फाइनल में इंडिया के नंबर 1 शटलर प्रकाश पाडुकोन सर को भी कई बार हराया था, और उनका एक अलग लेवल का हमने डोमिनेंस देखा था, क्योंकि ये एक ऐसा फीट था जो अभी तक भी आप कह सको कोई भी नेशनल लेवल में प्लेयर अचीव नहीं कर पाया है। उनमें से कुछ आप कह सकते हो आने वाले जो वक्त में अच्छा खासा नाम बना चुके हैं अपना बैडमिंटन में, बट वो कभी ये फीट अचीव नहीं कर पाए जो सैयद मोदी ने 30-35 साल पहले अचीव किया था। सबको लग रहा था कि प्रकाश पाडुकोन के बाद सैयद मोदी ही इंडियन बैडमिंटन के अगले बड़े सुपरस्टार होंगे, और उनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वो आने वाले वक्त में वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल भी अपने नाम करेंगे। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता ही है, जो काफी हद तक सामान्य चीज है। मगर जब आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव दोनों ही एक साथ आ जाए, और चढ़ाव जो है वो आपकी निजी जिंदगी में आ जाए, तो वो काफी हद तक आपको तोड़ देता है, और यही चीज सैयद मोदी के साथ भी हुई। 1978 का एशियन इन्विटेशनल चैंपियनशिप्स जो कि चल रहा था चाइना में, जी हाँ, जिसके बारे में हमने बात की थी कि वहाँ पर सैयद मोदी ने प्रकाश पाडुकोन के साथ मिलकर सिल्वर मेडल हासिल किया था मेंस डबल्स में। उसी टूर्नामेंट के दौरान सैयद मोदी की मुलाकात हुई इंडियन वुमेन्स नेशनल बैडमिंटन टीम की प्लेयर अमिता कुलकर्णी के साथ। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी, और मुलाकात के बाद ही दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती बन चुकी थी, और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर दोनों का ही बैकग्राउंड अलग था। सैयद मोदी उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, वही अमिता कुलकर्णी महाराष्ट्र की एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। अब इंडिया में एक इशू रहा है कि जब भी दो अलग धर्मों के बीच शादी की बात आती है, तो परिवारों के बीच कभी भी उस तरीके का समझौता हो नहीं पाता, ड्यू टू डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड। और ऐसा नहीं कि हर केस में जो है यही प्रॉब्लम रहता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये एक दिक्कत के तौर पर रहता है, जिसके चलते ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिटवीन द फैमिलीज। लेकिन ये एक लौता रीजन ऐसा नहीं था जिसके चलते इनके रिश्ते को अपनाया नहीं जा रहा था। जैसा हम सब जानते हैं कि सैयद मोदी एक बैडमिंटन प्लेयर है, और अमिता कुलकर्णी भी एक बैडमिंटन प्लेयर है, यानी दोनों सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। अब एक चीज हमें देखने को मिली है कि जब भी कोई कपल सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, तो फ्यूचर में उनके बीच एक डिस्प्यूट का कारण बनता है। उनके प्रोफेशन में जिस तरीके का जो है सक्सेस रेट जिसका ज्यादा है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है एक डिस्प्यूट बनता है। अब ये भी एक कारण था जिसके चलते सैयद और अमिता दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, मगर सैयद और अमिता ने अपने परिवारों की बात नहीं सुनी, और 1984 को एक रजिस्ट्री ऑफिस में दोनों ने शादी कर ली। अब शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया। जिन चीजों का डर उनके परिवार वालों को था, वही चीज सच होते दिखी। जहां सैयद मोदी एक तरीके से अपने करियर में अच्छा खासा ग्रोथ देख रहे थे, वही अमिता कुलकर्णी, जो बाद में अमिता मोदी बनी आफ्टर मैरिज, उनका करियर उस तरीके से कुछ खास चल नहीं रहा था। और यही कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच तनाव का एक कारण बना, जिसको हम कहीं ना कहीं अंग्रेजी में करियर डिस्पैरिटी भी बोल सकते हैं। जब एक कपल सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, मगर एक अगर थोड़ा आगे निकल जाए और दूसरा पीछे रह जाए, जिसके चलते दोनों के बीच जो है दूरियां बढ़ जाती है, और दोनों एक दूसरे को उस तरीके से पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इन सब के बीच इंट्रोडक्शन होता है एक ऐसे आदमी का जो कि इस पूरे केस को एक नया मोड़ देने वाला था, जिसका नाम था संजय सिंह। संजय सिंह एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो 1980s के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े थे, और वो उस वक्त काफी प्रोमिनेंट नाम थे कांग्रेस पार्टी के। उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी के साथ, तो एक तरीके से उनका अच्छा खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। अब मैं यहाँ इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, तो 1984 में जब सैयद और अमिता की शादी हुई थी, तब एक फंक्शन के दौरान अमिता मोदी की मुलाकात हुई थी संजय सिंह से। अब अगर हम रिपोर्ट्स की माने, तो उस मुलाकात के बाद
संजय सिंह और अमिता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये खबर जो थी सैयद मोदी को भी मालूम थी, जिसके चलते जो है अमिता और उनके बीच कई बार जो है झगड़े हुआ करते थे। सैयद मोदी को एक तरीके से शक था कि उनकी बीवी का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इन्हीं के चलते जो थे वो परेशान रहते थे। अब अगर हम संजय सिंह की बात करें तो उस वक्त शादीशुदा आदमी थे और उनके 2 बच्चे भी थे। अब यही चीजें जो सामने आ रही थी, इन्हीं सब के चलते सैयद मोदी का प्रदर्शन इंटरनेशनल लेवल में उस तरीके का हो नहीं रहा था। अगर हम नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बात करें, वो वहाँ पे हमेशा अच्छा कर रहे थे और एक तरीके से हर साल जो है वो टाइटल्स जीत रहे थे, मगर इंटरनेशनल लेवल में उनको वैसी सक्सेस मिल नहीं रही थी। जहाँ प्रकाश पाडुकोन अपने करियर के एंड में थे और लोगों को लग रहा था कि सैयद मोदी शायद उनको टेक ओवर करेंगे एज द नेक्स्ट इंडियाज नंबर 1 एंड मे बी फ्यूचर वर्ल्ड नंबर 1, वो एक तरीके से वो कर नहीं पा रहे थे। और इन सबके बीच एक शॉकिंग चीज हुई कि 1988 को नेशनल चैंपियनशिप्स में खेलते दौरान सैयद मोदी को हार का सामना करना पड़ा था और लगातार 8 साल अनबीटन रहने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि सैयद मोदी नेशनल चैंपियनशिप्स का खिताब अपने नाम नहीं कर पाए। और ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग और डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी उनके लिए भी, प्लस उनके जो फैंस थे उनको भी कहीं ना कहीं ताज्जुब हुआ कि एक आदमी जो कि इतना कंसिस्टेंट रहा किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में, वो अचानक से ऐसे कैसे हार गया इस इवेंट को। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आई कि अमिता मोदी प्रेग्नेंट है और सैयद और अमिता के घर एक नया मेहमान आने वाला है, मगर सैयद मोदी उससे खुश नहीं थे क्योंकि उनको शक था कि ये जो बच्चा है वो शायद उनका नहीं बल्कि संजय सिंह और अमिता का है। अमिता को ये सब पसंद नहीं आया और अपने आप को प्रेगनेंसी के दौरान ठीक रखने के लिए वो अपने घर मुंबई वापस चली गई। मई 1988 को अमिता ने एक लड़की का जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा आकांक्षा। अब डिलीवरी के कुछ दिन बाद अमिता वापस लखनऊ चली जाती है क्योंकि वो अपने बैडमिंटन करियर को वापस से जो है शुरू करना चाहती थी, इसलिए वो लखनऊ वापस जाती है। और एक तरीके से खबर भी आई थी कि सैयद और अमिता दोनों को संजय सिंह ने अपने घर बुलाया था और दोनों की ही सुलह कराई थी उन्होंने वहां पर, जिसके बाद दोनों के रिश्ते थोड़े से ठीक होने लगे। 28 जुलाई 1988 को सैयद मोदी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे। शाम 7:45 को सैयद मोदी स्टेडियम के नॉर्थ गेट के पास थे और वहां पर एक फूड स्टॉल था जहां पर वो रुके थे। वो बेसिकली हर दिन उसी जगह पर जो है रुकते हैं और वहां पर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और उस दिन को भी वो उसी के लिए रुके थे। तभी एक मारुति वैन सैयद मोदी के पास आई और वैन से एक आदमी ने 5 गोलियां सैयद मोदी पर बरसाई। हर कोई हैरान था कि हो क्या रहा है। 5 गोलियां फायर करने के बाद वो गाड़ी वहां से निकल गई और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो दौड़ के सैयद मोदी के पास आए, पर उस वक्त तक सैयद मोदी अपना दम तोड़ चुके थे और उनकी मौत हो चुकी थी। इस खबर ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया था। हर कोई हैरान था कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसका इतना ब्राइट फ्यूचर देखा जा रहा था, जिससे उम्मीद थी कि ये फ्यूचर वर्ल्ड नंबर 1 बन सकता है, उस पर किसकी इतनी बुरी नजर थी। इस केस पर पहले यूपी पुलिस की नजर गई और बाद में इस केस को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया था। कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल की जिसमें 7 लोगों का नाम शामिल था और उन 7 लोगों में से सैयद मोदी की वाइफ अमिता मोदी और संजय सिंह दोनों का नाम उसमें शामिल था। चार्जशीट फाइल करने के कुछ दिन बाद सैयद मोदी की वाइफ अमिता मोदी और संजय सिंह दोनों को अरेस्ट कर लिया गया बाय सीबीआई ड्यू टू सम लेटर्स व्हिच दे फाउंड अबाउट सैयद मोदी। लेकिन अरेस्ट करने के कुछ दिन बाद ही दोनों को बेल भी मिल गई और बाद में दोनों को इस केस से बरी कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। कुछ और लोग इस केस से जुड़े थे जैसे अमर बहादुर सिंह, भगवती सिंह, जितेंद्र सिंह, भलाई सिंह और अखिलेश सिंह। इनमें से अमर बहादुर सिंह और भलाई सिंह की मौत हो गई थी और मेन प्रेसिपिटेटर ऑफ द केस जिनको माना जा रहा था यानी अखिलेश सिंह, उनको हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया था क्योंकि कोर्ट को उनके खिलाफ कोई और ठोस सबूत मिला नहीं था जिससे कि वो उन्हें गिल्टी प्रूव कर सके। अगस्त 2009 को इस केस के आखिरी बचे अक्यूज्ड भागवती सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई बाय द सेशंस जज, और ये एक तरीके से आखिरी मेजर डेवलपमेंट था रिलेटेड टू सैयद मोदीज केस। अब इस केस से बरी होने के बाद
अमिता मोदी और संजय सिंह ने साल 1995 को शादी कर ली थी और ये शादी कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि जो पहले जितनी भी चीजें हुई उसके तो चलते ही, पर फिर संजय सिंह की जो पहली वाइफ थी यानी गरिमा सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि संजय सिंह ने उनको डिवोर्स नहीं दिया था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। अब ये केस बेसिकली कुछ सालों के अंदर ठंडा पड़ गया था, लेकिन ये केस वापस से सुर्खियों में आया 2014 को, जब संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह ने अचानक सैयद मोदी के केस से रिलेटेड सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। अब ये काफी हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट था क्योंकि ये स्टेटमेंट आ रहा था फ्रॉम अनंत विक्रम सिंह जो कि संजय सिंह के बड़े बेटे थे और संजय सिंह वही आदमी थे जिनका नाम चार्जशीट में आया था रिलेटेड टू सैयद मोदीज केस। अब ये स्टेटमेंट मे भी उस कारण से भी आप कह सकते हो आया होगा क्योंकि एक तरीके से वो 2014 में अगर हम बात करें तो ऐसा टाइम था जब संजय सिंह के बेटे और उनके बीच थोड़े से आपसी मसले चल रहे थे रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स कभी कभार बस स्टेटमेंट के तौर पर ही रह जाते हैं और इनका असल में कोई सिर और पैर नहीं होता है। लेकिन इन सब का आखिर परिणाम क्या हुआ? एक ने अपना बेटा खोया, वो बेटा जिससे उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि वो उनके सालों के संघर्षों पर विराम लगाएगा। एक ने अपने पिता को खोया, कुछ ने अपने भाई को भी खोया और आखिर में पूरे देश ने एक खिलाड़ी को गंवाया, एक ऐसा खिलाड़ी जिससे उम्मीद लगाई गई थी कि ये खिलाड़ी भविष्य में भारत का नाम रोशन करेगा। सैयद मोदी के साथ असल में जो भी हुआ उसके बारे में हम शायद ही आने वाले वक्त में जान पाएंगे, मगर उनका योगदान इंडियन बैडमिंटन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आज के वक्त सैयद मोदी का नाम एक टूर्नामेंट से जुड़ा है जिसको हम सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बोलते हैं, जो कि खेला जाता है लखनऊ को और ये BWF के सुपर 300 वर्ल्ड टूर लेवल में भी आता है। अब ये इकलौता ऐसा टूर्नामेंट है जिसका नाम किसी फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर के साथ जुड़ा है और ये टूर्नामेंट हर साल खेला जाता है। इसलिए आज के वक्त जब उनकी बात होती है तब इसी टूर्नामेंट का नाम हमारे दिमाग में आता है। पर उनका जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन बैडमिंटन के लिए वो काफी यादगार था और उनका जो सफर बना फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन गोरखपुर टू रीचिंग न्यूअर हाइट्स इन बैडमिंटन, बिकमिंग वन ऑफ इंडियाज बैडमिंटन लेजेंड्स, वो कहीं ना कहीं हमको सिखाता है कि आप चाहे किसी भी शहर से आते होंगे, पर अगर आप सपने बड़े देख सकते हो तो आपको ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि लोग आज के वक्त सैयद मोदी को बस एक टूर्नामेंट के ही थ्रू जानते हैं, उनको कहीं ना कहीं सैयद मोदी के बारे में जो असल जानकारी है वो मिल सके और उनको मालूम हो कि वो इंडिया के एक ऐसे लेजेंड है जिनको कहीं ना कहीं लोग कुछ हद तक भूल चुके हैं, मगर उनका जो खेल था वो एक वक्त देखने लायक था और उनकी कहानी काफी हद तक प्रेरणादायक थी। कुछ शख्सियत शायद हमारे बीच अभी नहीं है, मगर उन्होंने जो जिंदगी जी और उनके जो कारनामे थे वो बरसों बाद भी याद रखे जाते हैं और कुछ ऐसी शख्सियत थे सैयद मेहदी हसन जैदी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा रिलेटेड टू सैयद मोदीज लाइफ। एक तरीके से हमारा ये जो पूरा वीडियो था इसमें जितने भी हमने थ्योरीज जितने भी फैक्ट्स बोले वो सारे एक तरीके से पब्लिश हो चुके हैं न्यूज़पेपर्स में। एक तरीके से उन्हीं के ऊपर जो है ये सारे फैक्ट्स और थ्योरीज आधारित है। किसी को भी डिफेम भी नहीं कर रहे, किसी को हम गिल्टी या किसी को एक तरीके से जो है दोषी नहीं ठहरा रहे, तो इसका ख्याल ज़रूर रखना। हम यहाँ किसी के जो सेंटिमेंट्स है उसके साथ भी खेल नहीं रहे हैं। सो आई होप आप लोग ये सब समझोगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पेज को जो है उसको भी फॉलो करना। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिए। धन्यवाद।